ओके दोस्तों, सो अब हम लोग देखने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? देखो, पूरा चीज को पहले सेटअप को हम समझाते हैं, धीरे धीरे देखना समझना। मेरे पास एक कंटेनर है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ ये वाले कंटेनर जो है ये दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइडेड है, समथिंग लाइक दिस, ओके। अच्छा, ये दोनों जो सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है एक का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंडा क्या होता है? वो सिलेक्टिवली एक चीज को पास होने देता है, दूसरे चीज को पास नहीं होने देता है। हम जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग बात करेंगे इन द केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। हमारे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगा फ्लो होने देने से, वो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सॉल्यूट पार्टिकल्स को फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो कंटेनर को दो हिस्से में डिवाइड किया, इस साइड में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसके ऊपर से मैंने बाहर प्रेशर लगा पाऊंगा, मैंने अपनी जरूरत पड़ने पर मैं बाहर प्रेशर लगा पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पिस्टन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये वाले साइड पे हम क्या करते हैं, इस वाले साइड पे हम लगाते हैं प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। यहां पे मान लो मैंने सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर ले लिया, प्योर वाटर है। और दूसरे वाले साइड में क्या है, दूसरे वाले साइड में क्या है, हमारा वाटर है एज अ सॉल्वेंट, और यहां पर कोई सॉल्यूट भी लगा घुला हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, नाउ ऑब्वियसली बात है, जो यहां पर हमारे पास खाली जगह है, वो खाली जगह पे यहां पे जो वाटर वेपर का प्रेशर होगा वो हमारा पी नॉट होगा। यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो डेफिनेटली पी नॉट से तो कम ही बनने वाला है, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियसली बात है, वाटर के ऊपर इस साइड में जो प्रेशर लगेगा वो हमारा ज्यादा लगने वाला है, और इस साइड में जो प्रेशर लगेगा वो डेफिनेटली हमारा कम लगने वाला है, ठीक है। और ये प्रेशर के कमी के कारण व्हाट विल हैपन, यहां के वाटर पार्टिकल्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहां पे वाटर पार्टिकल्स के ऊपर कम फोर्स लग रहा है। तो वाटर पार्टिकल्स इन नेट, यानी वाटर पार्टिकल्स will move from pure side, to the solution side, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी प्योर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के तरफ, सॉल्यूशन के तरफ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर पार्टिकल्स हमारा मूव करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
ये वाला प्रोसेस को हम यहां पर क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। आई होप ये चीज हमें समझ में आया है जो ऑस्मोसिस होता क्यों है। जो सॉल्यूशन वाले साइड में हमारा जो प्रेशर है वो रिड्यूस्ड होता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट साइड। तो वाटर पार्टिकल्स जो कि प्योर सॉल्वेंट साइड पे है उस पर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लग रहा है, जिस कारण पे वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेफ्ट वाले पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा आसानी से होगा एज कंपेयर टू राइट वाले पार्टिकल्स। यानी इन नेट हमारा पार्टिकल्स जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। इन नेट ये पार्टिकल्स जो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। ये वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अच्छा, अगर हमारा ऑस्मोसिस को हमें रोकना है, टू स्टॉप ऑस्मोसिस क्या करना पड़ेगा? क्या बोल सकता हूं मैं? P external has to be applied. P external has to be applied via piston. हमें पिस्टन से बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डेफिनेटली हमें लगाना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? द प्रेशर रिक्वायर्ड to stop the osmosis is called osmotic pressure. हमारा जितना प्रेशर लगाने पर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता है, वो पर्टिकुलर प्रेशर को हम जो बोलते हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है? अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? लेट द मोलारिटी ऑफ the solution is equals to C. यहां पर जो है हमारा मोलैरिटी काम में आता है। मान लो सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो है वो है हमारा C। टेम्परेचर is equals to कैपिटल T। जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल T। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है पाई, दैट इज इक्वल्स टू CRT। T जो है ध्यान देना वो केल्विन पे होना जरूरी है। C को हम मोल्स पर लीटर पे रखते हैं, तो C पे क्योंकि हम लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो R का वैल्यू हम जो रखते हैं वो रखते हैं 0.0821। तो हमारा पाई जो आता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, दैट कम्स इन ATM। ठीक है? यानी यूनिट देख लो क्या क्या है। पाई हम लोग मेजर करेंगे ATM पे। C जो है दैट विल बी नथिंग बट इन मोल्स पर लीटर, और R जो होगा ATM लीटर पर मोल केल्विन, और T जो होना चाहिए दैट मस्ट बी केप्ट इन केल्विन। ठीक है? ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फंडा है। ठीक है? अच्छा, तो ध्यान दो, जो मैंने पिस्टन से फोर्स लगा रहा हूं, मैं कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकता हूं। तो इफ P एक्सटर्नल इज लेस देन पाई, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर लगाया वो अगर मेरा उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर से कम रहा, तो अभी भी राइट की तरफ प्रेशर जो है वो हमारा कम रह जाएगा। यानी दैट इंप्लाइज इस पोजीशन में ऑस्मोसिस विल कंटिन्यू बट एट अ स्लोअर रेट। ऑस्मोसिस हमारा कंटिन्यू तो करेगा बट वो हमारा एक स्लोअर रेट पे कंटिन्यू करेगा। ठीक है? नाउ
इफ P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पाई, P एक्सटर्नल अगर हमारा पाई के इक्वल होगा तो इन दैट केस ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ऑस्मोसिस हमारा कंप्लीटली रुक जाएगा। ठीक है। और लास्ट, इफ P एक्सटर्नल इज अ ग्रेटर देन पाई, तो इन दैट केस क्या होगा, अब जो होगा मेरा राइट पे जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है एज कंपेयर टू लेफ्ट, हमारा राइट पे जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है एज कंपेयर टू लेफ्ट। तो इन दैट केस नाउ H2O will flow from the solution side, from the solution side to the pure solvent side. H2O will flow from the solution side to the pure solvent side. This process is called, ये जो process है, this process is called reverse osmosis. इसको हम बोलते हैं reverse osmosis. आरओ, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो है वो उल्टे डायरेक्शन में होना चालू करेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, नाउ एक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर टू सॉल्यूशंस, ठीक है, और उनका द मोलैरिटी क्या है, एक का है C1, एक मोलैरिटी है C1 और दूसरा मोलैरिटी है C2। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 हो, अगर जो C1 है वो हमारा C2 से ज्यादा हो, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, जो the C1 solution is hypertonic with respect to C2 solution, जो हमारा C1 solution होगा वो हमारा हाइपरटॉनिक होगा विथ रेस्पेक्ट टू द C2 solution। ठीक है। नाउ इफ C1 इज लेस देन C2, अगर C1 C2 से कम हुआ तो हम बोलेंगे the C1 solution is a hypotonic, with respect to the C2 solution। जो हमारा C1 solution है वो हमारा हाइपोटोनिक है with respect to the C2 solution। और लास्ट केस, if C1 is equals to C2, अगर C1 और C2 हमारा इक्वल हुआ, the two solutions are called isotonic। तो तब हम लोग दोनों सॉल्यूशन जो है उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, सॉल्यूट सेम होने का कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। हमारे पास दो
ऐसे बंद कंटेनर में क्या है, यहां पर C1 का सॉल्यूशन है, यहां पर हमारा C1 का सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है C2 का सॉल्यूशन है, राइट। सॉल्वेंट इज सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केस में ही जो सॉल्वेंट है वो हमारा सेम होने वाला है, ठीक है। तो सॉल्वेंट अगर हमारा सेम है तो मान लो से C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। तो C1 अगर C2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वेपर प्रेशर कम बनेगा, इधर वाले साइड के ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, हाँ कि ना। सो ऑब्वियस सी बात है हमारा वाटर पार्टिकल्स जो है वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो है सॉल्वेंट कम हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स पे तो हाथ नहीं लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करता रहेगा, और यहां पर जो है सॉल्वेंट हमारा ऐड होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां का कंसंट्रेशन जो है वो डेफिनेटली हमारा कम होता रहेगा। सो ऑस्मोसिस स्टॉप्स व्हेन द कंसंट्रेशंस बिकम इक्वल, जब दोनों तरफ के कंसंट्रेशन हमारा इक्वल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारा ऑस्मोसिस जो है वो हमारा रुक जाने वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, कुछ आसान बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसी के साथ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.6 ग्राम सॉल्यूट, 0.6 ग्राम सॉल्यूट, इसको मैंने ऐड किया 0.1 लीटर वाटर में, ठीक है, समझ में। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई आया है 1.23 ATM एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है लिटरली, जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, पाई में क्या लिख सकता हूं, पाई इज इक्वल्स टू CRT, तो जो हमारा कंसंट्रेशन होगा, मोलैरिटी होगा C, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई RT। तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.23, 0.082 इंटू 300, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है ये मेरे पास, एक बार देख लो, ये आ जाएगा 0.41 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 बाई 0.082, और इसको अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ये हमारा कंसेंट्रेशन है यानी मोलैरिटी है, राइट। अच्छा, लेकिन C में और क्या लिख सकता हूं, 0.1 लीटर में 0.6 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट को M मान लेता हूं, तो 0.1 लीटर में
0.6 बाई एम मोल्स है मेरे पास। तो 1 लीटर में 6 बाई एम मोल्स है, राइट। एंड 1 लीटर में जितना मोल्स होंगे बाय डेफिनेशन वही हमारा मोलैरिटी होगा। सो 6 बाई एम इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी। तो m कितना आएगा 600 बाई 5। तो m जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 120। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 120 ग्राम पर मोल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, FeCl3 प्लस K4FeCN6, ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमें मिलता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, बैलेंस कर दो, प्लस 12 KCl। दिस इज द ब्लू कलरेशन, ठीक है, इसका कलरेशन होता है ब्लू, राइट। नाउ अब क्या है, ध्यान देना, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये वाले साइड में 0.3 मोलर FeCl3 है और ये वाले साइड में 0.2 मोलर K4FeCN6 है। तो सवाल ये पूछा गया है, in which side the blue coloration, in which side the blue coloration will be ब्लू कलर हमारा किस तरफ फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे सवाल थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है इन द सेंस, ये सवाल बकवास है, वाहियात है। देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल बात है, नाइदर Fe3 प्लस नॉर FeCN6 4 माइनस, ना Fe3 प्लस ना CN6 4 माइनस will move, that implies, सिंपली क्या इंप्लाई करता है, ब्लू कलर will never get formed, the blue color will never get formed. The reason is pretty simple and straightforward. ध्यान देने का ट्राई करो, जो भी फ्लो करेगा वो केवल वाटर फ्लो करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स तो हमारा फ्लो करता ही नहीं है, तो किसी भी तरफ ब्लू कलरेशन पाने का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता है। आई होप दैट इज प्रेटी एविडेंट एंड क्लियर। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है मान लो, एंड उसका दोनों साइड को मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के सहारे सेपरेट किया। कंटेनर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो है वो लेफ्ट साइड है, ये जो है वो हमारा राइट साइड है। अच्छा, लेफ्ट साइड के अंदर क्या है मेरे पास, 20 ml
0.5 मोलर 0.05 मोलर एक्वस ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ध्यान देना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जो राइट हैंड साइड है इसमें है 20 ml 0.03 मोलर NaCl 20 ml 0.03 मोलर NaCl। ठीक है, समझ में आया? सो फाइंड वॉल्यूम of both the sides, volume of both the sides when equilibrium is attained। जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे दोनों तरफ का वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना होने वाला है वो हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, नाउ 0.03 मोलर NaCl, पहली बात तो एक चीज समझ लेना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.06 मोलर सॉल्यूट, क्योंकि एक NaCl जो है वो हमारा Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटता है, तो 0.03 मोलर NaCl जो है वो हमारा 0.06 मोलर सॉल्यूट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, समझ में आया? नाउ सो ऑब्वियस सी बात है, यहां का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, यहां का कंसंट्रेशन जो है वो कम है, तो ये कंसंट्रेशंस को इक्वल होते तक हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेगा। इधर वाले साइड में हमारा प्रेशर जो होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा, इधर वाला साइड में प्रेशर जो होगा वो डेफिनेटली हमारा कम होगा, एंड उस कारण पे वाटर पार्टिकल्स जो है वो यहां से यहां फ्लो करेगा। ठीक है, तो लेट V ml of water flows from left to right, लेफ्ट टू राइट जो है वो V ml वाटर हमारा फ्लो करता है। राइट, सो क्या है मेरे पास, V final of the left hand side that will be equals to 20 minus V, or V final in the right hand side will be equals to 20 plus V। लेफ्ट की तरफ का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस V, और राइट हैंड साइड का जो वॉल्यूम होगा वो है 20 प्लस V। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूट पार्टिकल्स में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सो लेफ्ट का जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, लेफ्ट का फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, जो इनिशियल नंबर ऑफ मिलीमोल्स है ऑफ सॉल्यूट वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा, डिवाइडेड बाय द फाइनल वॉल्यूम दैट इज 20 माइनस V। और राइट हैंड साइड का फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा ये हमारा राइट हैंड साइड का फाइनल कंसंट्रेशन होगा। तो C लेफ्ट आ गया, C राइट जो है वो मेरे पास आ गया। सो C फाइनली जब हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा तो हमारा कंसंट्रेशन इक्वल हो जाना चाहिए, राइट। सो 20 गॉन, तो यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 20 प्लस V, 6 इंटू 20 माइनस V, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस 5V 120 माइनस 6V 11V
इज इक्वल्स टू 20, तो V मेरे पास आ जाएगा 20/11 एंड दैट कैन बी टेकन एज 1.8। तो 1.8 ml जो हमारा सोल्यूशन सॉल्वेंट है, वाटर है, वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा लेफ्ट का फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी 20 माइनस 1.8, तो वो कितना हो जाएगा 18.2 ml। और जो हमारा राइट का फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी 20 प्लस 1.8, सो दैट विल बी नथिंग बट 21.8 ml। लेफ्ट का और राइट का दोनों का वॉल्यूम जो है वो मेरे पास आ गया 18.2 और 21.8। ठीक है, काफी ज्यादा आसान सवाल है। ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसे टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ही बहुत आसान होता है, टफ क्वेश्चन तो इसमें बनता ही नहीं है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ किया। यहां पर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हमारा कंसंट्रेशन है उसका हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा, जो यहां पे जो कंसंट्रेशन है दैट इज टेकन इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी एक टाइप का कंसंट्रेशन ही है। और प्रेशर जो है वो प्रेशर हमने क्या लिए हैं, प्रेशर जो है वो लिए हैं हम लोगों ने न्यूटन पे, यानी सब कुछ हमारा एसआई पे है। ठीक है, नाउ यहां पर जो ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया। यहां पर जो एंगल बनता है थीटा, tan थीटा हमारा दिया है 8.314 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इन SI यूनिट्स। ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। सॉल्वेंट जो है टेक इट एज वाटर, और जो हमारा सोल्यूट है वो है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन इज अ वेरी वेरी मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, इंसुलिन इज अ वेरी वेरी मैक्रोमोलिक्यूल। अगर फॉर्मूला जानना है तो लिख देता हूं, इट इज C2H10O5 C4H10O5N। सॉरी क्या लिख रहा हूं, सॉरी। ठीक है, इधर से इंसुलिन बाहर में जाए, जो भी फॉर्मूला है बाहर में जाए। ठीक है, चलो, तो सवाल ये पूछा गया है, कैलकुलेट molecular weight of insulin. Calculate the molecular weight of insulin. चलो, नाउ पाई जो होता है वो क्या होता है हमारा CRT। पाई जो होता है वो हमारा क्या होता है CRT। ठीक है, नाउ C जो है वो हमारा कंसंट्रेशन होता है, बट वो तो हमारा मोल्स पे होता है। ठीक है, अच्छा, मोल्स को हमारा अगर मास में कन्वर्ट करना है, हमें सब कुछ को यहां पर SI में पुट करना हो, तो पाई जो होगा वो हमारा न्यूटन में होगा। C जो होगा वो हमारा मोल पर मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, R जो होगा वो हमारा होगा 8.314 क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब पर मोल केल्विन। ठीक है, और T जो होगा वो डेफिनेटली हमें केल्विन पे पुट करना है। सॉरी, मैंने टेम्परेचर दिया हुआ है टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है,
अच्छा, बट यहां पर हमें सी, ये वाला सी और ये वाला सी सेम नहीं है। ये वाला सी को मैंने कुछ सी डैश लिखता हूं। सो ये जो हमारा सी डैश है वो क्या होगा? सी डैश और सी में क्या संबंध है? सी है मोल पर लीटर और ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को ले लेता हूं m kg पर मोल, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है C इंटू m इज इक्वल्स टू C डैश। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी पाई इक्वल्स टू C डैश बाई m इंटू RT। सो पाई बाई C डैश जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू RT बाई m। एंड बाय डेफिनेशन ऑब्वियसली वही हमारा tan थीटा है, y बाई x। तो m जो होगा सो सिंपली अब वैल्यू पुट कर दो 8.314 into 300 by 8.314 into 10 to the power of -3, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड इसको अगर मैं देखूं तो m जो आएगा that will be simply 3 into 10 to the power 5 किलोग्राम पर मोल। अगर ग्राम पे पूछेगा तो इंटू 10 टू द पावर 3 कर दो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आसान था। जैसे मैंने पहले बार बार बोल रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर में डायरेक्टली कोई टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, काफी आसान कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ओके।